नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह अपने चैनल आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज हमको उपस्थित होने का मेन कारण है कि इसके पहले जो ग्राउटिंग पर वीडियो मैं दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। रेन के चलते बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है जिसमें कि मेन साउंड हाइड हो जा रहा है। ये गलती हमारा एडिटर हमको नहीं बताया और उसको ही वैसा पोस्ट कर दिया। तो अभी उस वीडियो को हम ये वीडियो बनने के बाद उसको डिलीट करके इसको एक्टिवेट कर आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर फील्ड के सिविल इंजीनियर, चाहे वो रोड के हो, चाहे वो बिल्डिंग के हो, चाहे वो डैम को हो, चाहे वो टनल को हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या किसी भी प्रोजेक्ट में हो, तो ग्राउटिंग वर्ड से सभी परिचित होते हैं क्योंकि इसका प्रयोग प्राय इंजीनियरिंग के हर फील्ड में होता है। इसका उपयोग होता है जमीन का अंदर की जमीन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्लोप प्रोटेक्शन के लिए, स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए। इस तरह से इसका प्रयोग प्राय सब जगह होता है और इसका टनल में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टनल में दो तरह का ग्राउटिंग होता है। टनलिंग बाय नेटम, अगर हम नेटम से टनलिंग करते हैं या आपको टीबीएम से भी टनलिंग करते हैं तो ये ग्राउटिंग होता ही है। हाँ, उसमें जो अगर हम टीबीएम से ग्राउटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ पोस्ट ग्राउटिंग ही होता है, प्री ग्राउटिंग नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो ग्राउटिंग दो तरह का है, उसमें एक है पोस्ट ग्राउटिंग और एक है प्री ग्राउटिंग। प्री ग्राउटिंग मतलब प्री एक्सकेवेशन ग्राउटिंग। और पोस्ट ग्राउटिंग में टनल का सारा कार्य खत्म होने के बाद, लाइनिंग होने के बाद ये ग्राउटिंग किया जाता है। और ये ग्राउटिंग दो तरह का होता है, एक होता है कंटेक्ट ग्राउटिंग और दूसरा होता है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। कंटेक्ट ग्राउटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब लाइनिंग के बाद रॉक सरफेस और लाइनिंग के बीच में कोई गैप रह जाता है तो उसको फिल करने के लिए कंटेक्ट ग्राउटिंग कहते हैं, किया जाता है। और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग तब इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लास्ट लेने के समय वाइब्रेशन के चलते रॉक मास में क्रैक डेवलप हो जाता है और दरार पैदा हो जाता है। तो उस क्रैक और दरार को फिल करने के लिए कंसोलिडेशन ग्राउटिंग किया जाता है। अब इस चीज को हम बोर्ड पर क्लियर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है एक टनल का सेक्शन और ये मान के चलिए फटकी ये है लाइनिंग क्या हुआ है, ये लाइनिंग का है। ये लाइनिंग है। कंटेक्ट ग्राउटिंग, ये लाइनिंग के थिकनेस को यहाँ से हम होल करते हैं यहाँ तक और यहाँ से होल करते हैं यहाँ तक। इस होल में ग्राउटिंग पाइप, जो होस पाइप होता है, उसको इंसर्ट करके यहाँ पर ग्राउट को छोड़ा जाता है। लाइनिंग के बाद ग्राउट को छोड़ा जाता है। तो वो ग्राउट क्या करता है कि इधर में फट कीजिए रॉक मास है, इस रॉक मास और ये लाइनिंग के बीच में कोई अगर गैप है तो वो गैप क्या होता है, इसके चलते फील हो जाता है। ये इसको कहते हैं कंटेक्ट ग्राउटिंग। अब रहा कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग, सपोज कीजिए कि ये रॉक मास है, ब्लास्ट लेने के दौरान जो इसमें डिफरेंट टाइप का क्रैक डेवलप हो गया है, सपोज कीजिए कि क्रैक डेवलप हो जाता है, तो इस क्रैक को फिल करने के लिए कंसोलिडेशन ग्राउटिंग करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ से हम होल करते हैं 3 मीटर 3 मीटर तक होल होता है। ये 3 मीटर का होल होता है, ये 3 मीटर का होल होता है। और इससे
ग्राउट जो है होस पाइप को उसमें इंसर्ट करके ग्राउट को इसमें छोड़ा जाता है। ग्राउट क्या होता है कि इस होल के लास्ट में जा करके डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या जी। तो ये क्या होता है कि जो रॉक मास में जो डेवलप हो जा रहा है, जो यहाँ पर रॉक मास में जो यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाता है, क्रैक मास को यहाँ सब छोड़ रहे थे, क्रैक गाँव को फिल कर देता है। ये हो जाता है कंसोलिडेट हो जाता है, यानी टनल सेफ हो जाता है। टनल में किसी तरह का अगर हल्का वाइब्रेशन भी आता है तो टनल में किसी तरह का डिस्टॉर्शन का चांस नहीं रहता है। ये है कंटेक्ट ग्राउटिंग और ये कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। दोस्तों अब मैं बता दूं कि कंटेक्ट ग्राउटिंग और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के लिए जो ग्राउट बनाते हैं वो कैसा होता है। वो इसका ग्राउट बनाते हैं उसका 1:6 1 सीमेंट और 6 जो है वाटर। इसी दोनों को कंबाइन करके जो ग्राउट तैयार होता है, एंड सीमेंट सैलरी भी तैयार होता है। सीमेंट सैलरी उसको क्या करते हैं, उसको ग्राउट करते हैं। सीमेंट सैलरी को ग्राउट करते हैं। ये कहीं किसी मिक्स डिजाइन से ग्राउट तैयार करते हैं, सीमेंट सैलरी को तैयार करते हैं और इस सैलरी को जो कंटेक्ट ग्राउटिंग द्वारा रॉक सरफेस और लाइनिंग के बीच को फिल करते हैं और इसी ग्राउट को यानी इसी सीमेंट सैलरी को इंजेक्ट करके अंदर में जो रॉक में ब्लास्ट के दौरान वाइब्रेशन से जो क्रैक डेवलप हो जाता है तो उसको फिल करते हैं। जो क्रैक डेवलप होने के बाद उसको फिल करने के लिए जो ग्राउटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। और जो रॉक सरफेस और लाइनिंग के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए जो ग्राउटिंग करते हैं उसको कहते हैं कंटेक्ट ग्राउटिंग। परहैप्स इट इज क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। Post-excavation grouting. This type of grouting is carried out inside the tunnel, which have already been excavated, which lining have also been completed. It is divided in 2 categories: A. Contact grouting or B. Consolidation grouting. Contact grouting, which I have already explained and shown on the table, shown on the board, as well as for consolidation grouting already I have explained and shown on the board. अब रह गया कि उसमें एक तो कंटेक्ट ग्राउटिंग, इंजेक्टिंग प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन। किस प्रेशर से हम ग्राउट को प्रेस देंगे, इंजेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक और ग्राउंड कंडीशन के ऊपर। हाउएवर as per laboratory report of engineer Juran and Elias 1990, they for choosing for cohesion soil, they have given the statement that the cohesionless soil grouting pressure may be vary from 350 to 700 kPa approximately. Expected they have given this statement and expected they were from Geneva. उसी तरह से कंसोलिडेशन ग्राउटिंग भी करते हैं। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग का जो होल होता है 2 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक का होता है और उसमें ग्राउट को दे करके उस क्रैक को फिल करके उसको जो है कंसोलिडेट कर दिया जाता है। अब आइए जो नेक्स्ट ग्राउटिंग का स्टेज है उसको कहते हैं प्री एक्सकेवेशन ग्राउटिंग। प्री एक्सकेवेशन ग्राउटिंग है क्या? दिस मेथड ऑफ ग्राउटिंग इज इम्प्लीमेंटेड बिफोर टेकिंग द ब्लास्ट फॉर एक्सकेवेशन ऑफ टनल। यानी टनल का ब्लास्ट देने के टनल एक्सकेवेशन के लिए ब्लास्ट देने के पहले जो ग्राउटिंग किया जाता है उसको कहते हैं प्री एक्सकेवेशन ग्राउटिंग। देयर आर 2 typical reasons for pre-excavation grouting in tunnel.
The first and main reason is to control the ingress of water through rock fissure and geological fault zone generally associated with hard rock. The second and equally important reason is to improve the stability of poor and unstable ground or rock. अब प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के करने का कारण क्या है? इसका दो रीजन है। एक तो कि ग्राउंड कंडीशन अगर अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल बनाने के लिए पहले एक्सप्रेशन के ब्लास्ट लेने के पहले ग्राउटिंग किया जाता है, उसको कहते हैं प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग। और दूसरा रीजन है कि स्टेबिलिटी, जो रॉक स्टेटा पुअर है, रॉक स्टेबल नहीं है, कैविटी फॉर्मेशन का चांसेस है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग किया जाता है। दीज आर द टू रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग। The statement of pre-expression grouting is generic and will require adjustment with fine-tuning to suit varying geological condition along with the tunnel alignment. Tunnel alignment के साथ में जो रॉक का जो जियोलॉजिकल कंडीशन है वो वेरी करता है, चेंज होता है। तो उस चेंजिंग के जो चेंज होता है उस बदलाव से बहुत ही माइन्यूटली टच करके ही एक ग्राउटिंग का मिक्स डिजाइन तैयार किया जाता है और ग्राउटिंग किया जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ दिस मेथड रेफर टू द इंजेक्शन प्रोसीड्यूर व्हेन प्रिपेयरिंग द इंजेक्टिंग द ग्राउट prepared with microsilica. The grout for pre-expression grouting should be prepared with microsilica and microfine cement, mixed compound और ये मिक्स करके फिर इसको वाटर सीमेंट रेशियो को मैनेज करके विभाजन बता रहे हैं मिक्स डिजाइन के हिसाब से उसको इंजेक्ट करते हैं। या बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे फोस्लो, केम्बिटी, टाइम इंटरनेशनल, इन लोगों ने ऑलरेडी रेडी मिक्स कंपाउंड बना रखा है जिसको कि हम डायरेक्ट बिना किसी को मिक्स करने मिक्स डिजाइन की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग अपने वाटर मिक्स करके पर मिक्स डिजाइन और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा कि प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के लिए माइक्रोसिलिका और सीमेंट का ही होता है। और वो सीमेंट क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट होता है, प्योर पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो आजकल पोर्टलैंड सीमेंट मार्केट में कम अवेलेबल है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे कि सबसे बढ़िया जो कंपाउंड तैयार करता है वो टाइम इंटरनेशनल करता है और उसको वाटर के साथ मिक्स करके जो है जितना हमारा मिक्स डिजाइन है और वाटर सीमेंट रेशियो है उसके हिसाब से उसको में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आइए कि इसको हम इसके लिए कुछ खास कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को ग्राउट का कुछ खास कैरेक्टर होता है जिसको कि इसमें हम दे रहे हैं, बता रहे हैं और इसको अटेंड करना पड़ता है। जैसे हाई वाटर सीमेंट रेशियो is greater than 1.0 to 1.5, यानी 1.0 वाटर तो 1.05 सीमेंट। यर्ली जेल इनिशियल गेट सेट टाइम 60 मिनट, यर्ली जेल जो है उसको सेट करने का इनिशियल सेट टाइम 60 मिनट। फास्टर री एंट्री टाइम एंड हाई फ्लो मास viscosity less than 33 seconds at 1:1 0.5 water cement ratio. Third, blend characteristic less than bleed characteristic less than 2% at 1 hour, यानी कि ब्लीड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि हम जब इंजेक्ट करते हैं उसमें से कुछ ग्राउट बाहर की तरफ ब्लीड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं ब्लीड, माने बाहर निकलने वाले को उसका कैपेसिटी वो जो है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रोफाइन सीमेंट, इसका जो कन्फर्मेटरी है वो है
Microfine cement should be a purely grounded Portland type cement, not blended. जैसे आजकल फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट आता है उसका यूज नहीं करना है, प्योर पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करना है। पार्टिकल साइज D95 of less than 20 micron, but 95% passing through a 20 micron sieve। यानी सीमेंट जो होगा उसका क्या है कि वो लेस देन D95 of T लेस देन 20 माइक्रोन से भी फाइन होना चाहिए, और पासिंग थ्रू ए 20 माइक्रोन सीव, और 20 माइक्रोन सीव से उसको 100% पास हो जाना चाहिए। तब दैट विल बी करेक्ट सीमेंट फॉर प्री ग्राउटिंग पर्पस। सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इनिशियल सेटिंग, यानी प्री ग्राउटिंग को जब हम इंजेक्ट करेंगे तो उसका सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, सेटिंग का गुण है, वो क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ ग्राउट इज इक्वल टू 120 to 150 मिनट। इनिशियल सेट टाइम, initial time for injection of grout is 120 to 150 minutes. Initial set time 180 to 200 minutes. Final set time 240 to 260 minutes. And bleed should not be more than 2%. Practically, it is a bleed value of 6%. Is also an effective stable grout greater than 1.5 water cement ratio। ये ब्लीड वैल्यू जो है ये कभी बढ़ भी जाता है, यानी अप टू 6% तक जाता है, लेकिन उस हालत में भी ग्राउट को सही माना जाता है। प्रोब होल ग्राउटिंग करने के लिए, प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करने के पहले टनल फेस पर प्रोब होल करके आगे क्या, टनल के आगे कैसा पोजीशन है, कैसा जियोलॉजी है, रॉक स्ट्रेटा कैसा है, रॉक का कंडीशन कैसा है, रॉक का कैरेक्टर कैसा है, रॉक का एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज जानकारी पहले से प्राप्त कर ली जाती है। उसके बाद हम प्री ग्राउटिंग करते हैं। अब ये प्रोब होल डिफरेंट लोकेशन में करते हैं। कैसे करते हैं, आइए बोर्ड पर हम चलते हैं। ये फर्ज कीजिए एक टनल का सेक्शन है, डी शेप टनल का सेक्शन है, इसको हमें प्री ग्राउटिंग करना है। तो सबसे पहले जो हम प्रोब होल डेवलप करेंगे, पहला प्रोब होल हम यहाँ करेंगे और क्राउन का पोजीशन जानेंगे कि वहां पर वाटर फ्लो कैसा है, आगे का जियोलॉजी कैसा है। दूसरा हम यहाँ करेंगे, यानी एसपीएल लेवल पर करेंगे। तीसरा एसपीएल लेवल के इस छोर पर करेंगे, यानी ये लेफ्ट साइड हुआ या राइट साइड हुआ। ये तीन करने के बाद होता क्या है कि हमें रॉक टनल के फेस के आगे वाला रॉक का स्टेटस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर का प्रेजेंस कैसा है या फिशर कैसा है, रॉक मास किस स्टेटस का एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीज पता लग जाने के बाद तब हम रॉक उसका ग्राउट का डिजाइन करते हैं कि कितना का ग्राउट होना चाहिए। यानी सीमेंट, माइक्रोफाइन सीमेंट और माइक्रो सिलिका का जो स्लरी तैयार होगा वो कितना होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये तीनों होल जो है ये छोड़ा नहीं जाता है, ये आगे इसमें ही ग्राउट, फिर ये ग्राउट करने के काम में आ जाता है। इसके अलावा दो एडिशनल होल करते हैं, एक यहाँ
यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्राउन के बीच में, फिर इस SPL से इस क्राउन के बीच में होल। अब 5 होल हो गया। तो 5 होल होने के बाद आप ग्राउट कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राउट यहां से स्टार्ट करते हैं। जब यहां ग्राउट करते हैं तो इसमें और इसमें दोनों में पैकर लगा दिया जाता है। पैकर क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी डिस्क्रिप्शन दूंगा। जब ये यहाँ पर पूरा ग्राउट पूरा हो जाता है, इंजेक्शन पूरा हो जाता है, तब इंजेक्शन यहाँ करते हैं। इस तरह से जब ये इंजेक्शन पूरा होता है तब फिर यहाँ का पूरा यहाँ इंजेक्ट करते हैं। जब ये पूरा हो जाता है तब यहाँ करते हैं। जब ये पूरा हो जाता है तो सबसे लास्ट में यहाँ करते हैं। याद रहे कि ग्राउट पूरा होने के साथ अगर हमारा यहाँ ग्राउट हो गया तो हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ग्राउट पैकर लगा रहेगा। हम यहाँ ग्राउट इंजेक्ट कर दिए, फिर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ हमारा पैकर एक लगा रहेगा। ये 2 पैकर हमेशा लगा रहेगा। इसके बाद जब हम यहाँ ग्राउट करने यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे तो ये ही पैकर, ये यहाँ पर पैकर आ जाएगा, ये पैकर यहाँ पर आ जाएगा। एक पैकर यहाँ आ जाएगा और एक पैकर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जितना हमको ग्राउट देना है, देने के बाद जितना ग्राउट लेता है उतना दे करके लास्ट में सबसे पहले इसका ग्राउट करते हैं। जब इसका ग्राउट होगा तो यहाँ भी पैकर रहेगा, यहाँ भी पैकर रहेगा, एक पैकर निकल जाएगा, एक पैकर निकल जाएगा। क्यों कि इसको ग्राउट करने के समय जो टाइम है उसमें इसका जो सीमेंट सलरी गया है उस सेट कर जाता है, तो उसमें से ब्लीडिंग करने का, रिबाउंड मारने का चांसेस नहीं रहता है। अब आगे इसके थ्योरेटिकल चीज पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एक फेस में कम से कम 5 होल का प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करनी चाहिए, ग्राउट करना चाहिए। उसके बाद से हम फर्दर ड्रिलिंग करके ये ड्रिल जो ग्राउटिंग करने के बाद जो बचता है उसमें ड्रिल करके अपना ब्लास्ट के लिए ड्रिलिंग पैटर्न के हिसाब से ड्रिल करेंगे और ब्लास्ट लेंगे। ड्रिल होल लेंथ, स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन। Typical drill hole diameter for injection of grout should be 51 mm to 63 mm। यानी जो हम प्रोब होल जो ड्रिल करेंगे, जो बाद में हम उसका यूज करेंगे ग्राउट के लिए, ग्राउट इंजेक्ट करने के लिए, तो उसका डायमीटर 51 mm से 63 mm तक होना चाहिए। 1 mm से कम होना चाहिए या 63 mm से ज्यादा होना चाहिए। एंड डेप्थ ऑफ होल शुड नॉट बी मोर देन 15 मीटर। ये जो है डेप्थ होल का जो डेप्थ है वो 15 मीटर से ज्यादा, तो आप लोग 15 मीटर तक करते हैं। एज द डेप्थ में vary governed by aspect, but depth may vary and governed by aspects such as quality and stability of surrounding rock condition. If water seepage is more, then additional hole of 2 meter to 3 meter may be required. When drilling the hole, typical angle between 7 to 15 angle will be between 7 to 15 degree। यानी जब हम होल करेंगे तो ये होल करेंगे तो ये सरफेस से 15 डिग्री, 7 डिग्री से 15 डिग्री के डेप्थ पर ये ऐसे होगा, ये होल होगा। उसी तरह से इस सरफेस से ऐसे 7 डिग्री टू 15 डिग्री पर होगा। यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे। तो
टनल सरफेस के फेस जो सरफेस है उससे 15 to 16 डिग्री का इंक्लाइनेशन पर ये होल किया जाएगा। तो होगा क्या कि चारों तरफ रॉक में चारों तरफ जाकर के ये जो फॉल्ट जोन है, जो जिसका फिस्चर वीक है, जिसमें प्रोमिनेंट ज्वाइंट है, फ्लोएशन बहुत ही वीक है, उसमें जाके रॉक में पूरा उसमें सीमेंट सलरी बैठ जाएगा, उसमें जाके इंजेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या होगा, तो हम रॉक वहाँ का रॉक मास कंसोलिडेट हो जाएगा। अब तब ब्लास्ट लेने में सबसे बड़ी बेनिफिट होगी कि उसमें आपको ओवर कट नहीं मिलेगा। दूसरी बेनिफिट होगी कि टनल का सरफेस, टनल का फेस सही आएगा। और चौथी बेनिफिट होगी कि टनल का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई होगा तो उसमें क्या ब्लास्ट में हमें लाइनिंग करने के समय हमें काफी सुविधा प्राप्त होगा। तो if drill hole are not working properly, यदि ये ड्रिल किया हुआ होल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसमें ग्राउट नहीं जा रहा है, तो उस होल को वाटर और कंप्रेस्ड एयर के कॉम्बिनेशन से पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद फिर उसमें हम आपको ग्राउट इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब भी ड्रिलिंग किया जाए जब भी ग्राउट किया जाए तो उस समय पैकर हमारे पास रहना चाहिए। पैकर क्या है, अभी मैं पैकर आपको फोटोग्राफ में दिखाता हूं, यहाँ पर बोर्ड पर भी समझाऊंगा। पैकर में एक स्टील का सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसका लेंथ 2 मीटर से लेकर 15 मीटर तक होता है, लेकिन साइड में काम करने के लिए ये पैकर हमको 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक रहना चाहिए। ये पैकर से जब होल सीमेंट उसमें होस पाइप को जो ग्राउट होस होता है उसको अटैच कर देते हैं, तो क्या होता है कि ग्राउट जो है उस पैकर से अंदर की तरफ जाता है और वो आगे की तरफ प्रेस होता है, उसको इंजेक्ट होता है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं। Then drill hole should be cleaned with a combination of fresh water and compressed air, especially when rock geology contain many joints or fissures and fine material are available between rock joints, as this can reduce or prevent penetration of grout deep into the fissure. In case water has to be replaced with air to prevent excessive wash out of fine particles from the hole, which is in turn can prevent 100% sealing of the water packer, grout packer, when expanded the packer valve. जब पैकर को हम अंदर की तरफ घुसाते हैं तो उसके सामने एक हैंडल लगा रहता है जिसको हम ऐसे घुमाते हैं, और जैसे जैसे घुमाया जाएगा उसके आगे में रबर का पैक लगा रहता है जो स्वेलिंग करता है। स्वेल करके क्या होता है कि होल को पूरा पैक कर देता है। तो अगर हम इधर से सीमेंट ग्राउट दे रहे हैं और सीमेंट और माइक्रो सिलिका का ग्राउट दे रहे हैं तो वो बैक भी आएगा, तो पैकर उसको रोक देगा। वो प्रेशर के साथ उसको रोकेगा तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर जब पीछे से पड़ेगा तो वो आगे टनल में आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि हम जो हमारा पर्पस है आगे के रॉक को कंसोलिडेट करने का। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं इंजेक्शन ऑफ ग्राउट पैकर।
It is important to have several length of packer ranging from 2 meter to 3 meter to 5 meter as well as up to 15 meter. Complete with HP valve and camlock quick release fitting should be on standby. जहाँ हमारा ड्रिलिंग हो रहा है वहाँ पर कम से कम 2 पैकर 2 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक का पैकर स्टैंड बाय में रखना चाहिए। जब ये जरूरत पड़े हम उसको पैकर को उसमें इंसर्ट कर दें। प्लेसमेंट ऑफ पैकर को प्लेस कैसे करते हैं? 3 to 5 meter long packer should be installed initially to the full depth of hole. डेप्थ करने के बाद होल्ड करने के बाद पहले क्या करते हैं कि 3 से 5 मीटर का पैकर पूरा लेंथ उसके अंदर में होल के अंदर में डालते हैं और फिर जो पोर्शन उसका बाहर होता है उसको ग्राउट होस के साथ अटैच कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हम इधर के प्रेशर से जब भेजेंगे ग्राउट तो वो पैकर से होते हुए टनल के आगे की तरफ चला जाएगा और वो रॉक मास में, रॉक के फिस्चर में, रॉक के जॉइंट में वो इंग्रेस कर जाएगा। इंग्रेस करने का मतलब कंसोलिडेट हो जाएगा। एक बात ध्यान देने की है कि पैकर का बाहर का लास्ट छोर होल से बाहर तो वहां से लेके और होस का लास्ट छोर जो पैकर से जुड़ता है उसके बीच में एक मोनोमीटर रहता है जो ये शो करता है कि कितने प्रेशर में वहां पर ग्राउट दिया जा रहा है और ये होना चाहिए। Grout mix agitator and injection pump. The choice of equipment is as important as choice of material. There are several companies that specialize in manufacturing of grout mixing and pumping equipment. Microfine cement will only become this way if all cement particles are broken apart thoroughly and disparate. This can only be guaranteed and achieved by using high-speed shear mixture or collider mixture. The collider mixture should have an impeller speed of which speed is of 1500 to 2000 RPM. In this regard, it is also stated that mixing time should not be less than 2 minutes. ग्राउट का जो मिक्सिंग टाइम है 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 2 मिनट तक उसको मिक्स होना चाहिए। अब रह गया आपको मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन दोस्तों मिक्स डिजाइन के लिए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा ग्राउट तैयार होता है शुरू में वो होता है आपको 1:1 का 1:1 या 1:2 यानी 1 पार्ट सीमेंट 2 पार्ट वाटर। अब इसको जब इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्शन काफी स्पीडली होता है तो स्टॉप इस मिक्स डिजाइन को चेंज करके करेंगे 1:1 यानी 1 पार्ट माइक्रोफाइन सीमेंट और माइक्रोफाइन सीमेंट एंड माइक्रोसिलिका मिक्सचर और 1 पार्ट वाटर। उसमें भी देखा जाए कि इसका स्पीड काफी है। मान लीजिए कि पर मिनट 20 लीटर से ज्यादा अगर जा रहा है फिर उसको हम चेंज करेंगे। अब क्या ले आएंगे उसको चेंज करके करेंगे 1:2.5 यानी 1 पार्ट सीमेंट और 0.5 पार्ट वाटर। अब इसके बाद इसको हम इंजेक्ट करते हैं फुल प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 50 बार टू 250 टू 200 बार तक का प्रेशर देके 200 नहीं तो अगर मान कम से कम 150 बार तक तो प्रेशर देना ही चाहिए। उसमें देखा जाएगा कि उसमें जो इंजेक्शन टाइम है स्पीडली नहीं है और वो स्पीडली होगा भी नहीं।
तो उसमें जितना इंजेक्ट होता है उतना इंजेक्ट करके बाद में क्या करेंगे कि पैकर को उसी में रख के ग्राउट पाइप को उसको खोल के अलग कर लेंगे और पैकर को पूरा टाइट कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, ताकि उसका बीच वाला जो पैकर रबर पैकर है वो फिसफेल हो जाए, ताकि पीछे से कोई भी ग्राउट बाहर नहीं निकलने पाए। तो ये रह गया आपको मिक्स डिजाइन के बारे में, ग्राउट मिक्स के बारे में। इस प्रकार प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के बारे में मोस्टली जो मेन पॉइंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के सामने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है, जहाँ कहीं भी टनल में इसका उपयोग हुआ है वहाँ देखा जाता है कि टनल का पूरा सरफेस ड्राई हो जाता है अबव फ्लोर लेवल। क्यों? कि वाटर जो टनल के चारों तरफ है, फ्लोर लेवल से ऊपर जितना भी वाटर है सब वो डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन वो डाइवर्ट होके जाता क्या है, नीचे चला जाता है इन्वर्ट लेवल में। तो एक प्रॉब्लम रेज होता है कि जहाँ पर भी हम ग्राउटिंग ये प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग करते हैं उस टनल में वाटर डिवाटरिंग का क्वांटिटी बढ़ जाता है, वाटर क्वांटिटी बढ़ जाता है, इसलिए डिवाटरिंग का प्रॉब्लम रेज होता है। डिवाटरिंग फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। हाउएवर इस वीडियो में मैंने अब पैकर के बारे में आप लोगों को बताना है। तो पैकर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये एक स्टील का सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल स्टील है, स्टील का है। और उसके अंदर में ये जो सिलेंडर का कहने का मतलब उसमें एक होल है ये, और ये नोजल है, इसका कोनिकल पोर्शन है जहां से कि ग्राउट बाहर निकलता है। और ये इसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसमें से स्टील का ही ये बना हुआ पतला पाइप होता है, जो कि ट्यूब है, ये स्टील का होता है, इस पे बाहर रहता है। यहाँ पर इसको ग्राउटिंग होस यानी ग्राउट होस के साथ इसको ऐड किया जाता है। और यहाँ पर के बीच में एक मोनोमीटर होता है। तो जब हम ग्राउट देते हैं तो कितने प्रेशर में हम ग्राउट दे रहे हैं ये मोनोमीटर बताता है। और इसके साथ में ये एक हैंडल होता है, ये हैंडल है, जिसको हैंडल को हम ऐसे घुमाते हैं। जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे ये रबर का पैकिंग है, ये स्वेल होने लगता है ऊपर की तरफ स्वेल हो जाता है। तो होता क्या है कि जो ये ड्रिल होल होता है इसको पैक कर देता है, तो इधर से कोई भी ग्राउट बाहर नहीं निकलने पाएगा। ये पैकर है। पैकर का एक मैं आप लोगों को फोटोग्राफ भी देता हूँ और टीवी जो आप लोगों को समझने में सुविधा रहेगा। हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने अब पैकर आ रहा है। लैपटॉप में चलिए, लैपटॉप स्क्रीन पर हमारे, हाँ दोस्तों देखिए, ये आप लोगों को पैकर का पिक्चर है। ये स्टील का सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिसके इसमें जो होल दिखाई पड़ रहा है, इसे ग्राउट को प्रेशर देकर, न्यूमेटिक प्रेशर देकर इसको अंदर की तरफ इंजेक्ट किया जाता है। और ये उसके साथ में लगा हुआ है रबर पैकर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लगा है आपको हैंडल। इस हैंडल को जैसे ही हम घुमाते हैं उससे इसको टाइट करते हैं, वैसे ही ये इधर एक्सपेंड होता है, इधर एक्सपेंड होता है और होल को पैक कर देता है। तो होल पैक होने के बाद क्या हो जाता है कि ग्राउट इधर से इधर नहीं जा पाएगा, यानी अंदर से टनल के इनसाइड पोर्शन से बाहर की तरफ, फेस की तरफ, ओपन स्पेस की तरफ, ओपन फेस की तरफ ये ग्राउट नहीं आएगा। तो एक रहा, और दूसरा आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए एक पैकर है, ये आपका होल का लास्ट छोर है। ये होल 9 मीटर है
और ये पैकर भी नहीं, होल आपको 12 मीटर का है और ये पैकर जो है सो 9 मीटर का है। लास्ट तक इसको इंसर्ट कर दिया गया है और ये रबर का पैकिंग है, ये रबर का पैकिंग है। ये बीच में एक रबर बॉल है, जो बॉल है, बॉल जो इसको, ये भी पैकर ही है, ये रबर का पैकर ही है, ये भी है। तो जैसे जैसे इसको हम टर्न करेंगे, टॉर्क करेंगे, जैसे नट बोल्ट को घुमाते हैं जैसे इसको घुमाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये स्वेल करके इसमें, इस सरफेस में और व्हील की सरफेस में टच कर जाएगा और पैक कर देगा। उस तरह से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उस हालत में इधर जो हम ग्राउट भेजते हैं यहाँ पर, ये ग्राउट आगे चला जाएगा, न कि पीछे जाएगा। पीछे जाएगा भी तो बाहर निकल नहीं पाएगा, उसको कंपेल होना पड़ेगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाने के लिए। ये पैकर हुआ। और इस वीडियो के साथ मैं पैकर का एक रंगीन फोटो, कलर फोटो मैं अटैच कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा। तो दोस्तों, ये जो प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग के ऊपर जो मैंने वीडियो दिया है, इसका पेपर तैयार करने के लिए हमें टाइम इंटरनेशनल टनलिंग एंड माइनिंग के जर्नल से को रेफर करना पड़ा है। तथा मैं बता दूं कि ये 5 किलोमीटर का टनल, 4 किलोमीटर का टनल, हाईवेस्ट टनल का कंस्ट्रक्शन मैंने तीस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के लिए किया। इंटायर टनल में मैंने प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग कराया और इंटायर टनल में हमने वहाँ पर ब्लास्ट लिया, टनलिंग किया बड़े सक्सेसफुली। और बड़े उस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हमारे साइड पे हुआ, हमने दिया। इवन आपको बता दें कि 2 फेज से हमने 230 मीटर पर मंथ का हमने बोरिंग किया था, एक्सप्रेशन टनल एक्सप्रेशन किया था, जो एक रिकॉर्डेड, इंडिया के लिए एक रिकॉर्डेड प्रोग्रेस था। तो ये उसमें ये जो प्री एक्सप्रेशन ग्राउटिंग को एडप्ट कराने वाले थे वो थे तीस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एस.के. अग्रवाल। और जो गाइडलाइन था वो गाइडलाइन देने वाले थे श्री एस. कृष्णामूर्ति, सीनियर जनरल मैनेजर तीस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3, which was a mega project of 1200 megawatts and the estimated cost of that project was 12,000 crore. दोस्तों, I am proud to say that I have completed the HRT of such project that was a mega project of India, not only India but whole of the Asia. So, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि हम जो गलती मैंने कर दी है, पहले वाली वीडियो जो कि डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसको फिर हमने पब्लिश कर दिया, वो हमारा ऑडिटर किया, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, मुझे चेक करना था, चेक नहीं किया, जिसके लिए आप लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस झेलना पड़ा। आप उसके लिए माफ करेंगे, हमें क्षमा करेंगे। और इस वीडियो को देखिए, देखकर इसमें जो कमेंट आता है आपके मन में, वो कमेंट हमें जरूर दीजिए ताकि हम उसका निराकरण कर सके, उसका हम कुछ उपाय बता सके। तब तक के लिए विदा दे, नमस्कार।